नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे खास शो में डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकती हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी लगातार की जा रही है, ताकि दवाइयों और उपकरणों के स्टॉक में कमी ना रहे। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है। सेकेंड वेव में इनकी बहुत किल्लत हुई थी, अब इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की गई है, ताकि डॉक्टर्स की कमी ना रहे। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी लगाए गए हैं। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल की व्यवस्था की गई है, ताकि बेड अस्पतालों में मरीजों को मिल पाए। तो ये तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है जो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है, और थर्ड वेव आए उससे पहले ही सारे इंतजाम किए गए हैं, ताकि तीसरी लहर आने के बाद अफरा तफरी का माहौल ना बने, लोगों को परेशानी ना हो और इलाज में देरी ना हो। सही तरीके से समय पर मरीजों को इलाज मिल पाए, इसके लिए पहले से ही इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं अस्पतालों में। तो पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल को खोला गया है। 500 बेड के अस्पताल यहां पर तैयार किए गए हैं। टास्क फोर्स का गठन किया गया है तीसरी लहर से निपटने के लिए। इसके साथ ही उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी भी लगातार की जा रही है। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती भी की गई है। दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ग्राफिक के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। दूसरी लहर से निपटने के लिए टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाई गई, ताकि जल्दी टेस्टिंग हो पाए और लोगों को ट्रीटमेंट भी मिल पाए। कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी भी की गई, ताकि मरीजों की देखभाल अच्छे से हो पाए। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे कराए गए। तो ये तमाम इंतजाम किए गए दूसरी लहर से निपटने के लिए। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाओं को शुरू किया गया था। टेली मेडिसिन की शुरुआत भी की गई। इसके साथ ही दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की भी शुरुआत की गई। तो ये तमाम इंतजाम किए गए, तब जाकर सेकेंड वेव पर काबू पाया गया। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार दिया गया। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार हो रही थी। मरीजों को ये मिल पाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए गए। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया गया, यानी वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इस पर पूरा फोकस सरकार का रहा। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स स्थापित किए गए, ताकि वहाँ पर कोविड के मरीजों की देखभाल, उनका इलाज हो पाए। तो ये सारे इंतजाम दूसरी लहर से निपटने के लिए किए गए। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से अधिक कोविड बेड की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़े हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. पांडे हैं, जो कि डिप्टी डीन है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के। बहुत स्वागत है ए.के. पांडे जी आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MBBS हैं, MD मेडिसिन। डॉक्टर अनिल प्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर ए.के. पांडे जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की। और शुरुआत में मैं बता भी दूँ कि हमारे सभी दर्शकों के लिए ये प्रोग्राम है,
किसी भी तरीके की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी दिक्कत अगर आपके साथ होती है तो आप हमें कॉल करिए। 2 डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब वो देंगे। संक्रमण को लेकर कोई दिक्कत है, बीमारी को लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके सीधा इस लाइव प्रोग्राम में आप डॉक्टर्स के साथ जुड़िए और उनसे सलाह परामर्श आप ले सकते हैं। डॉक्टर AK पांडे जी, थर्ड वेव की हम अंदेशा अभी से जता रहे हैं। हालांकि अभी थर्ड वेव को लेकर हम केसेस तो नहीं देख रहे, लेकिन सेकेंड वेव के केसेस भी अभी कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपस में कोई कनेक्शन इसका आपको नजर आ रहा है और थर्ड वेव को लेकर और क्या आगाह आपकी ओर से किया जाएगा? डॉक्टर AK पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभी। डॉक्टर अनिल प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? डॉक्टर अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो कनेक्शन का दिक्कत है उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन ये खास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। इंडिया न्यूज़ ने इस प्रोग्राम की शुरुआत सिर्फ इसलिए की है ताकि घर बैठे हमारे दर्शकों को सही परामर्श डॉक्टर का मिल पाए। अक्सर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, कई सारी बीमारियों को लेकर आपके मन में सवाल होते हैं। कोविड के संक्रमण को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, उसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में सवाल हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो आप हमारे पैनल पर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आपको हमारे नंबर्स पर कॉल करना है और कॉल करके सीधा लाइव प्रोग्राम में आप अभी हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे जुड़िए और सीधा सवाल अपने डॉक्टर्स के साथ आप करिए। हमारे साथ डॉक्टर AK पांडे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। AK पांडे जी, आपको आवाज़ मिल रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है जी। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव का अंदेशा हम लोग जता रहे हैं, इसको लेकर बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी ताकि सेकेंड वेव जैसी स्थिति ना हो? देखिए, ये बिल्कुल ये वाजिब है कि सेकेंड वेव जो जितना डेंजरस था, जिसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी काफ़ी हुई जी, तो गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी काफ़ी अलर्ट है। और थर्ड वेव का जहाँ तक है, क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है, 70-75, वैक्सीनेशन रेट भी चल रहा है, तो उस रूप में तो नहीं आएगी, लेकिन निश्चित रूप से संभावनाएं हमेशा होती है, क्योंकि कितने वेरिएंट आएंगे, नया कौन सा म्यूटेशन आ जाएगा, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अभी हमें जो ये फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो इसमें हमें निश्चित रूप से बहुत इसेंशियल हो, बहुत अर्जेंसी हो तभी हम जाएं और क्राउड को जितना पॉसिबल हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ये वायरस को जो चेन होता है ये हम क्राउड कम करके ही ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एक बार केयरलेस हो जाएंगे और क्राउड मैनेजमेंट सही नहीं होगा और भीड़ में और फेस्टिव सीजन में आप जाने लगेंगे जी, तो ये वापस जो है उसको एक भी वेरिएंट आएगा तो आपको इतना स्प्रेड करने के लिए काफी होता है। तो निश्चित रूप से हमें क्राउड में नहीं जाना है, बाहर जितनी कम से कम हो सके, बहुत अर्जेंसी हो, नेसेसरी हो तभी जाएं और मास्क जरूर लगाएं। अगर बाय द वे अर्जेंसी है, आपको अनअवॉइडेबल है तो आप मास्क जरूर लगाएं और घर में जैसे भी जाएं तो आप अपना हैंड वॉश करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वही 3 चीजें हैं कि क्राउड को अवॉइड करें, मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? डॉक्टर अनिल, आप सुन पा रहे हैं सर? अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। जी डॉक्टर अनिल, देखिए सेकेंड वेव में जिस तरीके की स्थितियां रहीं, थर्ड वेव में ऐसा ना हो, इसको लेकर मैंने डॉक्टर पांडे से सवाल भी पूछा। एक बात हम लगातार आप देख रहे हैं जिसका जिक्र डॉक्टर पांडे भी कर रहे थे कि अभी भी लोग अननेसेसरी घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि अब कोविड तो कम हो गया है, केसेस कम आ रहे हैं। हमारे आसपास जो लोग हम जिन लोगों को पीड़ित देखते थे कोरोना से, अब वो लोग ठीक हैं, आसपास केसेस नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये लापरवाहियां ही थर्ड वेव को दावत देंगी? हाँ, ये सब लापरवाहियां ही मेन कारण है कोरोना के फैलने का।
क्योंकि आजकल जो भी देख रहे हैं सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और ट्रैफिक सीजन आने वाला है, उसमें भी सब लोगों का यही रहने वाला है कि सब इकट्ठे होकर बिना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किए बिना यही सब चलता रहेगा। तो इन सब कारणों से तीसरी लहर के आने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक से दूसरे में फैलने से ही पेंडेमिक होता है। अगर हम इसको फैलने ही नहीं देंगे, यही कंट्रोल कर लेंगे, तो ये कोरोना इतना नहीं फैलेगा। और उससे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अभी भी लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत सारे वहम है लोगों के मन में। तो इन सब वहमों से दूर रहकर सबको कोरोना की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, मेरे को 6 महीने पहले अटैक आया था जी। अच्छा, उसमें मेरा स्टंट डल गया जी। तो मैं भी वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? 6 महीने हो गए स्टंट डले में जी। डॉक्टर ए के पांडे, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें सर। महीने पहले आवाज उनकी थोड़ी क्लियर नहीं। सुनील जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए, और अगर टीवी की आवाज ऑन है तो प्लीज उसे बंद कर लीजिए। सुनील जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर, और अपने एक बार सवाल दोहराइए। हेलो जी। हाँ सर, मैं 6 महीने पहले अटैक आया था जी। हाँ जी, फिर मैंने उसमें 6 महीने पहले एक स्टंट डल गया जी मेरे। तो मैं भी वैक्सीन लगा सकता हूँ, और तो थोड़ी बहुत जैसे वो वर्जिश करूँ तो कैसे कैसे करूँ सर? हाँ जी, इनकी बिल्कुल क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले इनको अटैक आया था, इनको शायद मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ होगा और स्टेंट इन्होंने डलवाया है। तो बिल्कुल एक्चुअली ये मतलब कोमॉर्बिड कंडीशन वालों के लिए भी ट्रायल में उनको इंक्लूड किया गया है, और उसमें कोई वैक्सीन से रिलेटेड उनको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। निश्चित रूप से ये वैक्सीन ले सकते हैं। जो हालांकि जो कार्डियोलॉजिस्ट से इन्होंने उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उसको एक बार वैक्सीन से पहले कंप्लीट हेल्थ चेकअप एक बार फिर से करा ले। इनका जो है ब्लड प्रेशर और अदर कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल है, कंट्रोल में है, तो ये वैक्सीन ले ले। और एटलीस्ट जो बाकी लोग जैसे 30 मिनट फॉलो अप करते हैं, ये 4 से 5 दिन या 1 वीक तक थोड़ा सा फॉलो अप अपने फिजिशियन से करते रहें, और वैक्सीन जरूर ले, क्योंकि कोमॉर्बिड वाले ज्यादा रिस्क में होते हैं, उनको निश्चित वैक्सीन लेनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कंसल्ट करिए आपका जो इलाज जिन डॉक्टर से चल रहा है, और उसके बाद आप कंप्लीट चेकअप कराने के बाद वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए कोरोना की थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं और कोविड को हम हरा सकते हैं। वैक्सीनेशन डॉक्टर पांडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बात का उदाहरण हमने देखा। फर्स्ट वेव में डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हुए, क्योंकि लगातार वो सीधा मरीजों के संपर्क में थे। सेकेंड वेव में डॉक्टर्स अगर संक्रमित हुए तो उनकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन पहले लगवा ली थी। ये एक बड़ा उदाहरण है आप लोगों ने जो पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर अनिल। यस जी जी डॉक्टर अनिल, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में सवाल हैं, कई सारी गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ। डॉक्टर अनिल, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ही कम आ रही है। चलिए डॉक्टर अनिल, मैं आपका कनेक्शन ठीक करवाता हूं। डॉक्टर पांडे, आपसे मेरा सवाल है, अभी भी लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर क्वेश्चंस हैं। जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। मैं चाहूंगा एक बार इस डाउट को आप क्लियर करें कि आखिर किस कंडीशन में वैक्सीन को अवॉइड करना है और किस कंडीशन में हमें जरूर लगाना है। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक चीज ये क्लियर करूं कि वैक्सीन को लेकर जो डर शुरू में था उतना डर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो कोमॉर्बिड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो डिजीज वाले हैं, इन लोगों को थोड़ा सा आई थिंक क्लैरिटी, जबकि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज और हम लोग भी कम्युनिटी एजुकेशन के थ्रू कई बार क्लियर किए हैं, लेकिन लोगों तक शायद अभी भी सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। एक ये निश्चित है कि 18 एंड अबव, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हेल्थ कंडीशन एक्सेप्ट वैक्सीन एलर्जी, अगर वो प्रूवन एलर्जी है तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। बाकी हर किसी को वैक्सीन लगवाना है जी। जो भी एलिजिबल है 18 अबव, वेदर इट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनको चाहे कार्डियक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव हो, थोड़ा सा वो फिजिशियंस का एक बार ओपिनियन के साथ भले लें, ओपिनियन के बाद लें, लेकिन वैक्सीन के सिवा हमारे पास सेकंड कोई भी अल्टरनेटिव या ऑप्शन नहीं है अगर ये कोविड होता है तो।
इसीलिए वैक्सीन सभी लोग लें। कई लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो शायद उसके आंसर से बाकी लोगों को भी मार्गदर्शन मिलता होगा। तो मैं समझता हूं कि डर, बाकी लोगों में डर खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी जो डिजीज कंडीशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, उन लोगों में हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शायद इससे ज्यादा फास्ट और रैपिड वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में और कहीं हुआ नहीं होगा। जो हम लोग, जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम दिसंबर तक कर लेंगे, मैं समझता हूं शायद उसके पहले हम टारगेट अचीव कर लेंगे। और इसीलिए ये भी एक बहुत रीजन है कि हमारे यहाँ पर थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, या उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। इवन कोई न्यू म्यूटेंट या वेरिएंट भी आते हैं, क्योंकि ये प्रूवन है कि सारी वैक्सीन इवन म्यूटेंट और वेरिएंट को भी 40 to 80% तक न्यूट्रलाइज कर रही है। तो इवन आता है तो इतनी सीरियस, इतनी मॉर्टेलिटी नहीं होगी अगर आप पूरे के पूरे लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं। जी ठीक है डॉक्टर अनिल, अभी जो वायरल हम देख रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कई सारी इस तरह की बीमारियां जो बुखार लोगों को आ रहा है, इस वायरल का क्या कनेक्शन हो सकता है सर थर्ड वेव से? हाँ, देखो ये अलग तरह का वायरल इन्फेक्शन है। थर्ड वेव कोरोना एक अलग वायरस है। हाँ, तो जो आज ये डेंगू है, मलेरिया है, ये अलग वायरस है। ये पहले भी थे, ये अभी भी हैं, इनका इलाज अलग है। हाँ, पर इनका ये है कि इनके लक्षण मिलते हैं कोरोना से। सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों के सिम्टम्स को। दोनों में ही फीवर आता है, गले में खराश होती है, तो ये सब लक्षण बराबर होते हैं। तो हाँ, अगर बुखार आ रहा है लगातार और ठीक नहीं हो रहा है, तो जरूरी है कि आप फिजिशियन को दिखाएं, अपने जरूरी चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कोरोना है या डेंगू है या मलेरिया है या कोई और फीवर है। ठीक है डॉक्टर ए.के. पांडे, मैं एक चीज़ आपसे सर समझना चाहूँगा, ज़्यादा हम दवाइयों पर निर्भर ना हों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कोविड काल में कई सारी दवाइयाँ लोगों ने खाई विटामिन के लिए, क्या प्राकृतिक चीज़ों से हम विटामिन नहीं ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, उनका नियमित तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें कई बार डिस्कशन आपके चैनल पर भी हुआ है पहले, कि जो यूजुअली जो ये कोरोना है, वैसे तो ये किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हो, हेल्थी हो, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। लेकिन निश्चित रूप से आपके बॉडी सिस्टम पर इम्पैक्ट आता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मेन वही एक ही फोकस होता है कि स्ट्रांग इम्यूनिटी। तो उसके लिए आपको लोग क्या है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, और लोग ज्यादातर मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वो युग है 6 पैक 8 पैक। तो मैं आपको बताऊं, वो मसल बिल्डिंग वाले और इम्यूनिटी में इंटायरली डिफरेंस है। तो जो आपका एक्सरसाइज का पैटर्न है, मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिम से ज्यादा है, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हम लोगों की जो आयुष डिपार्टमेंट की इन टोटलिटी हम बोल सकते हैं कि जो आप आयुर्वेदा और टू सम एक्सटेंट बिल्कुल यहाँ पर इम्यून बूस्टर में आयुर्वेदा का रोल भी आता है। तो दूसरा है आपको सप्लीमेंटेशन, अगर क्योंकि आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए। बहुत सारे न्यूज आते हैं कि उसमें भी एडल्ट्रेशन हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, बट कई जगह ये पाया गया कि उसमें जो अमाउंट जो लिमिट से ज़्यादा उसमें केमिकल्स पाए जा रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट का शायद इनिशिएटिव भी आया है कि ऑर्गेनिक फूड्स, तो जो भी हम ग्रेन्स लेते हैं, ग्रीन फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, योगा, तो निश्चित रूप से अपनी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, इन टोटलिटी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक है जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है। और इवन इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी ही उसको फाइट करने में सक्षम होगी, जिससे आपको शायद मेडिसिन की कम से कम, क्योंकि ज्यादातर लोगों में देखा गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, सी की डेफिशिएंसी है, एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम है, तो ऐसे लोगों को ये रेस्पिरेटरी वायरसेस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सीरियसनेस ज्यादा आता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर अनिल, जिस तरीके से डॉक्टर पांडे भी जिक्र कर रहे हैं, खान पान बहुत ज़्यादा हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि अच्छी डाइट ही हमारी बॉडी को फिट रख पाती है। अच्छी डाइट और योगा, एक्सरसाइज, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर पांडे ने भी किया, ये सारी चीज़ें पैरेलल चलनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही हमें कोविड से बचाया गया। क्योंकि लगातार जो योगा को लेकर प्रेरित किया गया,
आप लोगों की ओर से बताया गया कि कैसे अपनी डाइट को हम मेंटेन करें, कैसे हम तमाम चीज़ों को फॉलो करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर इन चीज़ों को हम नियमित करते हैं तो शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी और अगर कोविड का संक्रमण होता है तो सिचुएशन क्रिटिकल वाली नहीं होगी। डॉक्टर अनिल? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। एथलीट जो होते हैं उनमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे निमोनिया इन्फेक्शन हो तो उसमें हमारी लंग्स इतनी मतलब ठीक हो कि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और हमारी डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होती है, जो जिसकी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन के अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे लेमन है जी, और सिट्रस फ्रूट सारे हैं। और विटामिन डी तो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, तो जो कि धूप से, जो कि रेत से बनता है, तो धूप हमें हमारे शरीर को धूप लगे ताकि विटामिन डी बन सके। और बहुत सारे जितने विटामिन हैं सब अच्छे खाने से, दालों से और हरे पत्ते की सब्जियां, ये सब खाने से, अच्छा खाने से हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है, जिससे हमें एक लड़ने में, बीमारी से लड़ने में एक शक्ति मिलती है। तो ये इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डाइट का और एक्सरसाइज का, दोनों का, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। डॉक्टर पांडे, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हमने देखा कोविड से जो लोग ठीक हुए उन्हें फंगस के मामले सामने आए। क्या ये भी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है? और फंगस को लेकर आप क्या लोगों को राय देना चाहेंगे? इसके लिए क्या हमें पहले से करना पड़ेगा, या फिर अगर कोविड एक बार हुआ है तो क्या फंगस होना ज़रूरी है, होगा ही होगा? नहीं, देखिए, फंगस का मल्टीपल फैक्टर था। सिर्फ इम्यूनिटी इज डेफिनेटली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं निश्चित रूप से। और इस बार भी जो म्यूकर वाले केस आए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग थे या लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन जो आईसीयू में है तो उनको ऑटोमेटिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। स्टेरॉयड का रोल हो सकता है, कुछ बहुत सारी इश्यूज है जो इस पैनल पर अभी डिस्कशन करना सही नहीं है, तो लोगों में थोड़ा ये आ सकता है। बट यस, अगर एटलीस्ट जो आपके हाथ में है, जो पब्लिक के हाथ में है, वो अपना खान पान और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना। और मेरे समझ से अभी ये सिस्टम आ गया है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, सो हम एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद को गवर्नमेंट प्रमोट करे, पर आयुर्वेद को उसी रूप में करे जो रियल में, ये नहीं कि आयुर्वेद के एलोपैथिक प्रैक्टिस करे। आयुर्वेद वाले इस इम्यूनिटी माने इन्हेंस करने में, बेटर लाइफस्टाइल में आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, इंडियन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलें, एलोपैथी जो जैसे वैक्सीनेशन है या मॉडर्न मेडिसिन की तरफ चले, और एलोपैथ जैसे गवर्नमेंट ने शुरू में ही जो आयुर्वेदिक काढ़ा और भी बहुत सारी इम्यून बूस्टर, और अभी भी उस पर आयुर्वेद वाले भी काफी सारे ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन सिस्टम में ये एक एडवांटेज है कि हम लोग मॉडर्न के साथ साथ इंडियन मेडिकल सिस्टम जो आयुष डिपार्टमेंट को साथ में अगर लेके चले तो शायद हम ज्वाइंटली इसको फाइट कर सकते हैं और इसको हम हरा सकते हैं। कोविड या उससे रिलेटेड इस टाइप की और भी कोई बीमारी आ सकती है, तो यहाँ पर शायद हमें आयुर्वेदिक साइंस और आयुष डिपार्टमेंट का भी हेल्प लेना चाहिए, एंड नॉट ओनली द मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन ऑब्वियसली टैकल कर रहा है, सीरियस केसेस तो कर ही रहे हैं, बट बिगिनिंग के केसेस में, लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं निश्चित रूप से बोलूंगा कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हमें अपने इंडियन सिस्टम को भी निश्चित रूप से प्रमोट करना चाहिए। ये आपने बड़ी बात डॉक्टर पांडे कही है, क्योंकि बीच में कुछ क्राइसिस भी हम लोगों ने देखे, हालांकि मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा। और आप डॉक्टर्स ही हैं जो कि लोगों को समझा सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें सामने आती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी खबरें होती हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं, कई ऐसी खबरें होती हैं लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, लेकिन सही राय डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें हो जाती है। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, ये वाकई काबिल तारीफ भी है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं डॉक्टर पांडे। यस, देखिए, इसका एक्चुअली हमें बहुत पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए। हमें कोई क्रॉस पैथी और इस पैथी का विरोध की नहीं है। अल्टीमेटली जो भी हम बोलेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में बेस्ट क्या है उस पर हमें जाना चाहिए। जो आज के डेट में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सभी ट्रायल एंड एरर पर चल रहे हैं, तो कुछ महीनों के बाद, एक साल के अंदर में लगभग एक वैक्सीन आया जिससे लोगों को उम्मीद जगी।
पर जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो हम ये रिलाई करते हैं कि एटलीस्ट क्या क्या चीजें हैं जो एंटीवायरल है, जो नेचुरल इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करता है, जिससे आप टू सम एक्सटेंट आप फाइट कर सके। तो उसमें निश्चित रूप से हमारे जो इंडियन सिस्टम है और एलोपैथी ऑलवेज अपने सिस्टम को प्रमोट करता है और हेल्प करता है। हम लोग रेडी हैं कि अगर वो आयुर्वेदा कोई ट्रायल करना चाह रहे हैं, कोई चीज करना चाह रहे हैं, तो एलोपैथी डिपार्टमेंट शुड हेल्प देम। उनको हम रेशनलाइज करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, तो शायद उसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। अगर क्योंकि अभी थोड़ी सी उसमें एविडेंस की कमी होने की वजह से हम इंडिया से बाहर उसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाए हैं। बट आई थिंक दिस इज द टाइम कि गवर्नमेंट भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं, पूरी कंट्री चाह रही है कि ये राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग साथ में उनको हेल्प करें, और अगर वो करते हैं उसको रेशनलाइज करें, ऑथेंटिकेट करें, एविडेंस बेस्ड बनाए कि वो हम बता सके कि इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी क्वांटिटी वाइज इतनी बढ़ रही है, आपकी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ये वायरस को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, तो ये साथ में आप ले सकते हैं। इस टाइप का हमें अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और आई थिंक एक राइट अप्रोच के साथ अगर हम काम करते हैं तो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा से शायद हम वर्ल्ड में काफी हद तक इस टाइप के पेंडेमिक से फाइट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनिल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है, एक दर्शक पूछ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वेव में कोविड पॉजिटिव हुए, थर्ड वेव में अब वो डर रहे हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो कहीं उनको एक बार फिर से ना जकड़ ले। फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आई, तीन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी फर्स्ट वेव के बाद, जब उनको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते ही हैं थर्ड, क्योंकि एफिकेसी वैक्सीन की 70% तक है, तो 30% लोगों में इन्फेक्टेड तो सब हो सकते हैं, पर उनकी सिवियरिटी कम हो जाती है वैक्सीन लगवाने के बाद। तो बीमारी की सिवियरिटी बहुत ही कम हो जाती है और मरीज 5-6 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, ज्यादा सिवियरिटी वाली कंडीशन नहीं आती है। तो जरूरी यही है तीसरी वेव के में अगर दोबारा ग्रसित होते हैं अगर कोरोना से, तो सिवियरिटी से बचने के लिए जरूरी है कि सब वैक्सीन लगवाएं। और जिन लोगों को कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे ओल्ड एज लोग हैं उनको हैं, या कोई डायबिटीज है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनका सबका रेगुलर ट्रीटमेंट करवाते रहें। जिनको डायबिटीज है अपना शुगर कंट्रोल में रखें ताकि उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे, और जब अगर उनको कोरोना हो तो उनको इतनी सीवियर बीमारी ना हो। और उन सबसे ज्यादा जरूरी है बच के रहना, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, मास्क यूज करें और कहीं भी भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जी ठीक है डॉक्टर ए के पांडे, एक सवाल मेरा सर आपसे ये है, जो लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं किसी न किसी बीमारी की, क्या उनको इस बीमारी की मेडिसिन रोकनी पड़ेगी अगर वैक्सीन लेनी है? क्योंकि इस तरीके का सवाल अक्सर आम लोग पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये वैक्सीन बिल्कुल डिफरेंट है, और अपनी मेडिसिन तो उनको किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल उनकी डिजीज कंट्रोल में रहनी चाहिए जी। और स्पेशली जो पेशेंट है कंट्रोल में हो, तो ये रेकमेंड किया जाता है कि जो भी कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं वो उनकी डिजीज कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में रहे, उसके बाद वो वैक्सीन लें। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार अपने फिजिशियंस की एडवाइस ले लें। अगर उनको कोई भी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से दवा किसी भी कीमत पर बंद न करें, दवा चालू रखें अपनी, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दोनों ही, किसी को कोई भी अपनी मेडिसिन बंद करने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है डॉक्टर अनिल, पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा लोगों को हुआ, हमने देखा ब्रीथिंग प्रॉब्लम काफ़ी महीनों तक लोगों को रही, और गले में खराश की दिक्कत लोगों को काफ़ी टाइम तक रही। इसके कारण क्या रहे और से निपटने के लिए क्या कुछ कदम हैं जो कि अगर अभी भी लोगों के साथ इस तरीके की दिक्कत है तो लोग उसको अपना पाएं? पहले तो ये बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम हर चीज को कोविड वैक्सीन से ना जोड़ें जी, क्योंकि कोरोना के अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, जो आजकल वायरल फ्लू चल रहा है, ये सब है, तो इन सब के लक्षण भी वही गले में खराश और ये सब होता है इसमें। तो क्योंकि ये चीजें, ये बीमारियां जो वायरल फ्लू है, ये कोरोना से पहले भी होता था, कोरोना वैक्सीन के लगने से पहले भी होता था, और ये अब भी हो रहा है। तो हर कोई भी अगर कोई भी चीज हो रही है तो हम उसे कोरोना वैक्सीन से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा 2-3 दिन तक रहती है, कि बुखार आ रहा है, किसी का बदन में दर्द हो रहा है, तो ये 2-3 दिन का है। उसके अलावा कोई और चीज हो रही है तो उसका अलग से टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर फिजिशियन से मिलना चाहिए कि कोई और वायरल या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसका टाइम से इलाज करवा लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पांडे जी।
जैसे आजकल मौसम बदल रहा है तो वायरल फ्लू बहुत कम है लोगों को हो रहा है, तो इन सबसे बचने के लिए जिनको गले में खराश है गार्गल्स करें लगातार, पानी खूब पिए। मरीजों को आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है तो उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो अपनी डाइट अच्छे से रखें, पानी वानी खूब पिए, तो ये सही रहेगा। और बेसिकली गर्म पानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने पिया कोविड काल में, और ये भी कहा जाता है कि गर्म पानी से वायरस मर जाता है अगर गले तक रहता है तो। अनिल जी, दूसरे जरूरी नहीं है कि वायरस मर जाए, पर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं दूसरे वायरस के, सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो बीमारी को और सीवियर बना देते हैं। निमोनिया वायरस के अलावा बैक्टीरियल एड ऑन हो जाता है तो निमोनिया बढ़ जाता है, तो उन सब चीजों को बचाने में एक तरह से गार्गल्स, बिटाडीन गार्गल्स या गर्म पानी के गार्गल्स एक तरह से हेल्प करते हैं। डॉक्टर ए के पांडे, एक सवाल मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है सर। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा R.1 एक वेरिएंट है कोरोना का, जो कि अमेरिका समेत करीब 35 देशों में पाया गया है, जिसका सबसे पहले मामले जापान में सामने आए थे और पूरी दुनिया में करीब 10,000 के आसपास लोग इससे संक्रमित हैं। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, और क्या ये इशारा है, किस चीज़ का आखिर ये इशारा है? एक बार किस वेरिएंट की बात कर रहे हैं आप? R.1 एक वेरिएंट मैंने पढ़ा था, जो कि अमेरिका समेत तकरीबन 35 देशों में इसके मामले बताए जा रहे हैं। नहीं, Y.1 होगा, R में हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन R.1 मैंने पढ़ा था। अगर आप अगर कोई भी आपको जानकारी है तो प्लीज इसके बारे में बताइए। बिल्कुल एक्चुअली जो ये Y.1 है यही डेल्टा वेरिएंट है। हाँ। जो Y.1 डेल्टा वेरिएंट है जो 86 कंट्री, एक्चुअली जितने अभी जो थर्ड वेव, सो कॉल्ड थर्ड वेव बोल सकते हैं, हाउएवर इट एक्चुअली इसको हम थर्ड वेव इन टोटलिटी नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्योंकि कुछ क्लस्टर और उसमें पूरे कंट्रीज में अब नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये पैंडेमिक के बजाय एंडेमिक स्टेज में जा रहा है कोरोना। तो बट एक दूसरा वेरिएंट भी आया है, मोस्ट लाइकली वो R.1 वाला शायद जो आप जिक्र कर रहे हैं जी। पर कोई भी वेरिएंट, जो डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव में इंडिया में आया था और कई कंट्रीज में, यूके समेत US में भी जो सबसे मोर्टेलिटी दिया है, उससे ज्यादा डेडली वेरिएंट अभी कोई नहीं आया है। वो आया है, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, वेरिएंट नए नए आ रहे हैं। तो वी नो, किसी को कंफर्म नहीं है कि क्या एक इससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकता है क्या, तो ये कोई भी विद कॉन्फिडेंट बता नहीं सकता। इसका एक ही है कि आप 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दीजिए। बाय द वे आता है अगर ऐसा कोई नेक्स्ट वेरिएंट या म्यूटेशन और वेव, फ्यूचर वेव, तो आपको मोर्टेलिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा, जिससे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम होगी और ये धीरे धीरे एक एंडेमिक स्टेज में जाके एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा की तरह ये स्टेज में आ जाएगा। लेकिन वही है, ये अभी भी 1 से 2 साल तक लोगों को प्रॉपर प्रिकॉशन, वैक्सीनेशन ड्राइव और मास्क, ये सारी चीजें वैसे ही लगानी पड़ेगी जैसे आप अभी तक लगाते थे। लोग रिलैक्स हो जाएंगे तो ये इसको वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, यानी हम मान सकते हैं कि बदलाव के साथ आ सकता है कोरोना, क्योंकि जैसे हमने बदलाव देखे पहली वेव से लेके सेकंड वेव तक, काफ़ी सारे बदलाव कोविड में आए, इस तरीके से कुछ और बदलाव के साथ कोरोना दस्तक दे सकता है। और कुल मिलाकर उपाय इसका यही है कि हम सक्रिय रहें, इसको लेकर सावधानी बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का जो हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, यही ज़रूरी है। बिल्कुल देखिए, बदलाव के साथ इसमें पूरे चांस है, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट जो भी साइंटिफिक रिव्यू हुआ है तो ये काफी हद तक ये इंडिकेट करता है कि ये एक मैन मेड वायरस था, लैब मेड वायरस था, जिसकी वजह से लोग अब प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि वेरिएंट इतने ज्यादा पहले कभी आते नहीं थे, इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मैक्सिमम जो है पैथोजेनिक वेरिएंट है, म्यूटेंट है। तो आगे वाला अभी आई थिंक इस पर वर्क चल रहा है और कितने वेरिएंट और आएंगे। तो इसीलिए हर कंट्री अभी भी क्यों अलर्ट है, क्योंकि लोगों को डाउट है, वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट है कि न्यू वेरिएंट, न्यू म्यूटेंट बिल्कुल आ सकते हैं और वो हाईली पैथोजेनिक हो सकते हैं। और सरकार भी इसी से हेल्थ इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट को इनपुट मिल जाती है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप से। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपनी हेल्थ इंफ्रा को इम्प्रूव कर रही है कि हमें सेकेंड वेव जैसा जो है त्रासदी झेलना न पड़े, और हम पूरी तरह तैयार हैं इस टाइप की किसी भी वेव को टैकल करने के लिए। ठीक है, संभावनाएं हैं, बिल्कुल संभावनाएं हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिल, वैक्सीनेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होता है, क्योंकि देखिए ये सवाल लोगों के जहन में आया जब वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों में कोविड हुआ, तो लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर वैक्सीन के बाद कोरोना क्यों। तो जाहिर तौर पर इस बात का जवाब यही है कि वैक्सीन के बाद
कोरोना हो सकता है, क्योंकि 100% सिक्योर तो कोई वैक्सीन नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो उसका फायदा यह है कि हमें अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल अगर हम पहुंचते हैं तो आईसीयू की कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हम क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाएंगे। कोविड की वैक्सीन एकमात्र ऐसा हथियार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम मृत्यु दर को कम कर पाएं। डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अनिल आपकी आवाज नहीं आ रही सर। चलिए कनेक्शन को एक बार ठीक करते हैं। डॉक्टर पांडे, यही सवाल मेरा आपसे भी है, मृत्यु दर का जिक्र जो अभी आप कर भी रहे थे, वैक्सीनेशन से सिर्फ यही फायदा है कि हम कम से कम लोगों की मौत नहीं उससे होगी? देखिए, आपकी बिल्कुल जो आपने तो सारे पॉइंट लगभग उसी में इंक्लूड कर दिया। ये ऐसा है कि जो बाद में वैक्सीनेशन से अगर कोई केसेस आते हैं, री इन्फेक्शन होते हैं, तो ये प्रूवन है, या नॉट हेल्थ केयर वर्कर्स ही नहीं, जिन लोगों ने भी वैक्सीनेट किया है, कुछ परसेंटेज लोगों को निश्चित रूप से इन्फेक्शन हो गए। बट आप उनसे आप इंक्वायरी करेंगे, सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें से बहुत ही मिनिमम लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन की जरूरत किसी को नहीं पड़ी लगभग। तो निश्चित रूप से आपकी मोर्टेलिटी को ये कम करता है। और ज्यादातर केसेस में कुछ न्यू वेरिएंट पाए गए जो री इन्फेक्शन हुआ, एंड इसीलिए पर ये है कि न्यू म्यूटेंट आए या वेरिएंट आए, इवन आपकी जो वैक्सीन ऑलरेडी है ये उसको 40 to 80% तक सीरियसनेस कम कर देगी, मोर्टेलिटी कम कर देगी। तो आप सेफ हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन 100% लेना चाहिए सबको। सर एक सवाल और मेरा इसमें है, जो अभी केसेस सामने आ रहे हैं ये कम क्यों नहीं हो रहे हैं? 20,000 से कम मामले नहीं जा रहे हैं, जबकि फर्स्ट वेव में हमने देखा था 1,000 से नीचे मामले पहुंच गए थे जब वेव खत्म होने को आई थी। लेकिन सेकंड वेव का जब ये खत्म होने पर आ रही है तो 20,000 से कम मामले नहीं आ रहे हैं। कभी 24,000, 25,000, 35, 45 तक मामले बीच में अभी पहुंच गए थे। तो इसका आखिर कारण क्या है? नहीं, देखिए, ये आप केसेस देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप ज्योग्राफिकल उस पर जाइए, तो ये कुछ सिलेक्टेड एरिया से आ रहे हैं। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से नहीं आ रहे हैं। ये आपको मैक्सिमम केरला है, कुछ मिजोरम है, नागालैंड है, ये कुछ सिलेक्टेड एरिया से आ रहे हैं। क्योंकि ये शायद स्टेट मेरे समझ से फर्स्ट और सेकंड वेव में काफी हद तक अच्छा कंट्रोल किए थे, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन की स्पीड शायद बढ़ानी चाहिए थी। अगर वो एक्सपोज नहीं थे तो वहां पर वैक्सीनेशन को हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए थी। तो जो सेकेंड डोज आई थिंक जो अगर ले लिए हैं तो उतने होते नहीं केस। तो ये आप देखेंगे कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, इन सब एरिया में ये नहीं है, बहुत सिलेक्टेड एरिया से है। और वहां भी ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन वहां के लोगों को भी, और ये पॉजिटिविटी की वजह से वैक्सीनेशन भी थोड़ा वहां पर स्पीड कम हुई है, बाकी जगह फास्ट है। तो जैसे ये कम होगा आई थिंक उसके बाद वहां पर भी काफी कंट्रोल हो जाएगा और हम लोग केसेस को काफी हद तक रिड्यूस कर। जी डॉक्टर अनिल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी जी, वही देखिए मेरा सवाल था, वैक्सीनेशन पर लगातार हम जोर दे रहे हैं, सरकार जोर दे रही है और डॉक्टर्स आप लोग लगातार इस बात को बोल रहे हैं शुरुआत से ही कि वैक्सीन जरूरी इसलिए है क्योंकि हम मौत होने से बचा सकते हैं। हाँ जी, वैक्सीन इन्फेक्शन होने से नहीं बचाता है। इन्फेक्शन वैक्सीन का मेन जो है, वैक्सीन लेने से मरीज के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है जी, और वो एंटीबॉडीज डॉक्टर अनिल आवाज़ में दिक्कत आ रही है, मैं आपको माफ़ी के साथ रोक लूँ एक बार फिर से, एक बार कनेक्शन को हम ठीक करते हैं। डॉक्टर पांडे, एक सवाल मेरा एंटीबॉडी को लेकर भी है, क्योंकि डॉक्टर अनिल जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी बनती है, तो लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि साहब ये एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज को क्लियर करता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई देखिए डॉक्टर साहब, हमारा तो जो एंटीबॉडी आईजीजी बना था ये काफी कम होने लगा है, डिक्लाइन होने लगा है, क्या हमें बूस्टर डोज या सेकेंड डोज और एक लेना चाहिए क्या? तो एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए एंटीबॉडी जो बॉडी में एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक ही रहती है, इवन जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। वापस जैसे आपके बॉडी को एक्सपोजर होता है तो बॉडी में एक मेमोरी सेल होता है जो वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो फॉरेन बॉडी एंट्री हुई है बॉडी में, ये एनिमी है, हमारा दुश्मन है। जी। तो उसके अगेंस्ट वो फिर से एंटीबॉडी बना लेते हैं। इस केसेस में, कोविड के केस में एक्चुअली ये हुआ है कि जो न्यू डेल्टा वेरिएंट है या अदर कुछ वेरिएंट आ रहे हैं जो ये मेमोरी सेल को भी इन्वेट कर रहे हैं, इसीलिए जो अभी आ रहा है कि थोड़े से री इन्फेक्शन के चांसेस भी बन जाते हैं। तो अभी भी जो वैक्सीन है
ये निश्चित रूप से आपको एक प्रोटेक्शन दे रही है, बट अभी भी ये वैक्सीन आपको लॉन्ग टर्म या लाइफ टर्म इम्यूनिटी अभी नहीं देगी। ये गवर्नमेंट से एक्सपर्ट ओपिनियन गवर्नमेंट के पास गया है, हम लोग भी अपना इनपुट भेजे हैं और गवर्नमेंट से एडवाइजरी भी आएगी। जैसे सभी को एक बार या 2 डोज होल पॉपुलेशन को लग जाएगा, तो गवर्नमेंट से निश्चित एडवाइजरी, बूस्टर डोज के भी ट्रायल चल रहे हैं। तो हो सकता है कि सबको एक बूस्टर डोज की आगे जरूरत पड़े, स्पेशली 8 to 10 मंथ के बाद। इसके एनफ साइंटिफिक डेटा है कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। तो अभी एटलीस्ट लोग एक बार ले लेंगे तो उनको मे बी 10 मंथ तक की इम्यूनिटी श्योर मिलेगी। इवन एंटीबॉडी कम है तो भी उनको चिंता होने की जरूरत नहीं है। उनको बॉडी में मेमोरी सेल है, वो एंटीबॉडी बन जाता है एक्सपोजर होने के बाद और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी का एंटीबॉडी डिक्लाइन हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो 10 मंथ तक फुली सेफ है। और फिर बूस्टर डोज के लिए गवर्नमेंट की एडवाइजरी आएगी कि बूस्टर डोज कब लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, वो ट्रायल के बाद ही उस पर कुछ हम लोग ओपिनियन दे पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं सरल भाषा में इसे कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी अगर कम भी आपको रिपोर्ट में नजर आती है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर उसके सेल्स मौजूद होते हैं। अगर कोई एनिमी नजर आता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको मार गिराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बूस्टर डोज को लेकर, ठीक है, डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी डॉक्टर अनिल, देखिए बूस्टर डोज का जिक्र अभी डॉक्टर पांडे भी कर रहे थे। बूस्टर डोज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमको लग रही है, क्योंकि कोविड काल में जब वैक्सीनेशन लोगों का हुआ तो सवाल ये भी लोगों के जहन में आया कि ये कब तक वैक्सीन काम करेगी, क्या जीवन भर यही वैक्सीन काम करेगी, इसके बाद कोई डोज लेने की हमें ज़रूरत होगी नहीं होगी, इसको लेकर लगातार सवाल हैं। तो बूस्टर डोज को लेकर आपका सर क्या मानना है और क्या आपकी इस पर राय है? जो ये वैक्सीन की डोज है, इसका इफेक्ट जो है कि 7 से 8 महीने तक इसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी ताकि मेमोरी सेल बनी रहें और एंटीबॉडीज बनती रहें शरीर में। अगर दोबारा से इंफेक्शन होता है तो हमारे अंदर मेमोरी सेल्स हों जो एंटीबॉडीज बना सकें और कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके उससे। तो अभी तो जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है उसमें अभी तो फर्स्ट सेकंड डोज कंप्लीट होगी, उसके बाद ही बूस्टर डोज के लिए अगर कुछ भी आता है उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है। अभी डॉक्टर पांडे, क्योंकि 2 वैक्सीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल शुरुआत से हमारे यहाँ रही हैं भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, बाकी जो वैक्सीन हैं उनको लेकर आपका मानना क्या है? स्पुतनिक की बात करें, फाइजर, मॉडर्ना, तमाम जो वैक्सीन आई विदेशी, उनको लेकर आपकी राय क्या है? क्या इनको लगाने के बाद भी बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी? और सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंडिया ने 3 वैक्सीन को ही अप्रूवल दिया हुआ है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक जी। तो स्पुतनिक 2 डोज वाली, तो ये तीनों ही इफेक्टिव है। और रही बात जो बूस्टर डोज, अभी वर्ल्ड की जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, लाइसेंस्ड है या इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है, इंक्लूडिंग फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, किसी में भी ये सारे साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है कि बूस्टर डोज की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अभी कोई वैक्सीन नहीं दे रही है। वो बूस्टर डोज के बाद एक्चुअल में देखा जाएगा कि उनकी इम्यूनिटी कितने ड्यूरेशन की है, कितने साल की है, क्या हर सीजन में एक शॉट लेना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि सिंगल डोज वैक्सीन जो स्पुतनिक लाइव, जिसका ट्रायल हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और भी कई साइट पर चल रहा है जी। और बूस्टर डोज की इवन कोवैक्सीन का भी और भी कई वैक्सीन, फाइजर और ये लोग भी ट्रायल चल रहे हैं। कुछ जगहों पर इमरजेंसी ऑथराइजेशन उसका दे भी दिया गया है। इंडिया में भी बहुत जल्दी बूस्टर डोज का आपको मिलेगा रिपोर्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दिया है और इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन भी आपको बूस्टर डोज में आ रही है। सिंगल इंडिया में देखिए वैक्सीन की काफी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, अब कोई क्राइसिस नहीं होगी। जैसे जाइकोव डी का अक्टूबर में मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो जाता है, उसको अप्रूवल मिल चुका है। फिर आपको बायोलॉजिकल ई का गवर्नमेंट ने एडवांस ऑर्डर कर दिया है, उनका सेकेंड फेज कंप्लीट होके थर्ड फेज भी कंप्लीट होने वाला है, तो उसको भी बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा जो कंप्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन है। तो बायोलॉजिकल ई है। स्पुतनिक लाइट का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है सिंगल डोज जी। सिंगल डोज का एडवांटेज ये होगा, उसकी भी लगभग 82-83% एफिकेसी है कि आपको वैक्सीनेशन और रफ्तार पकड़ेगी, फास्ट होगा, क्योंकि सेकेंड डोज के लिए लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। सिंगल डोज एनफ, तो वो आप एक एक दिन में 1-1 करोड़ लोगों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये इंडिया में आपको जाइकोव डी, बायोलॉजिकल ई, स्पुतनिक लाइट, सिंगल डोज और भी बहुत सारी वैक्सीन लाउंज में जो इंडिया में ही इतनी मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है, कि जो थोड़ी में जून जुलाई में जो थोड़ी क्राइसिस दिख रही थी, आपको उसको कोई अभी वैक्सीन सप्लाई की कमी नहीं है। तो हम लोग आई थिंक बाय नवंबर मोस्ट लाइकली हम शायद टारगेट करेंगे कि
इंडियन पॉपुलेशन को जो टारगेट है जी, जो एलिजिबल है, कंप्लीटली वैक्सीनेट कर। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है सर, अपना सवाल करिए। पुरुषोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? पुरुषोत्तम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है। सभी दर्शकों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी की आवाज बंद रखें, नेटवर्क एरिया में आकर बात करें, फोन को लाउड स्पीकर पर बिल्कुल ना रखें, ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक पहुंच पाए, आपका जो सवाल है पैनल पर बैठे डॉक्टर उसको सही तरीके से समझ पाएं और आपको सही परामर्श, सही राय भी दे पाएं। डॉक्टर अनिल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, क्योंकि हम लगातार कोविड काल से लेकर और अब तक, चाहे हम खाने पीने की बात करें और व्यायाम की, एक्सरसाइज की हम बात करें, तमाम सारे इंतज़ाम हम लोगों ने किए हैं। दवाइयों पर लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहे हैं। मैं क्या अगर सही हूँ, ठीक है, क्या अगर मैं सही हूं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रोज़ाना अपने रूटीन को एक सेट करके रखें। चाहे हम सुबह उठकर एक्सरसाइज की बात करें, ब्रेकफास्ट स्किप ना करने की बात करें, लंच समय पर करने की बात करें, डिनर समय पर करने की बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की जरूरत है ताकि हम हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। हमें सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, खाना टाइम से खाना चाहिए और खाना साफ सुथरा, बाहर से हम कुछ भी फ्रूट्स लेके आते हैं, कुछ भी सबको वॉश करके अच्छे से तब खाना चाहिए। और विटामिन सी, विटामिन डी की कमी के लिए जैसे जो जो आवश्यक चीजें हैं वो खानी चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं जी। और साथ ये सब चीजें सिर्फ कोरोना से ही नहीं, हमें और भी बहुत सारी बीमारियां होने से बचाती हैं। बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, जैसे हार्ट की जितनी भी बीमारियां होती है उनसे बचाती हैं। हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए और अगर कोई भी बीमारियां हैं उनका अपना साथ साथ ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पांडे, एक आखिर में बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट, एक संदेश लोगों के लिए 10 सेकंड में आपसे मैं चाहूंगा। देखिए, एक ही चीज है कि इसमें कोविड को भगाने में, फाइट करने में, या हम ऐसा कोशिश करें कि थर्ड वेव आए ही ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्या, तो इसमें सिर्फ सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि जो भी सरकार का जो कोविड गाइडलाइंस है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको फॉलो करें और खुद के और फैमिली लाइफ पर भी ध्यान दें। कई लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद पर, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली पर ध्यान नहीं देते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। और एक्सरसाइज, मतलब जो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, आपका हेल्दी लाइफ होगा तभी जाके आप कोई भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं। तो स्वस्थ खाना लें, सुबह टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और एडिक्वेट स्लीप, माने सोना भी उतना ही जरूरी है। उससे यानी सारी चीजें हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. पांडे आपका आज जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया हेलो डॉक्टर में जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातों को रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स ने जो सारी बातें आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करें और रोजाना हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम से आप जुड़िए। कोई भी मन में आपके जहन में सवाल है तो आप डॉक्टर से सीधा संपर्क करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।